रैप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ये मैं दोबारा बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगा क्लास स्टार्ट हो गई और हुई नहीं थी किसी कारणवश, और मैं यहाँ 2-3 मिनट से आपसे बात कर पा रही हूँ। खैर, आ जाइए आप सभी। आज हम पढ़ेंगे कॉग्निशन एंड इमोशन, और इसके नेक्स्ट चैप्टर रहेगा चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस करेंगे। तो आज वैसे मंडे है, आप लोगों की 2 दिन का रिवीजन का समय आपको मिला होगा, कुछ क्लासेस कम रही होंगी। स्टार्ट करें, समझें ये चैप्टर। आ जाओ, ज्वाइन करो, फिर करते हैं कहानी आगे की शुरू। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। पूर्णिमा भाई, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को भी, और धन्यवाद जितने भी लोग लिख रहे हैं। तो स्टार्ट करें कहानी, समझे क्या आगे का डिस्कशन रहना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। आप मेरा नाम कभी नहीं लेती हैं, आरती आपका नाम पता नहीं कितने ही लोग रोज लेते होंगे हैं। देखिए, समझे, शुरू करें। लर्निंग एंड मोटिवेशन से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक मान लो आप इसको। वैसे तो कॉग्निशन एंड इमोशन अपने आप में इंडिपेंडेंट 1 नंबर का टॉपिक कह दिया जाता है। तो 1 मिनट आप देंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं कुछ लोग, 2 दिन की छुट्टी में आपकी याद आने लगती है। बहुत बढ़िया किरण, इसलिए ही कोई ऑफ कुछ नहीं है ना। थोड़ा आजकल मौसम ऐसा ही है तो थोड़ा लेथार्जिक कह लीजिए, या मैं तो संडे को भी काम कर ही रही थी। आपके जो टॉपर्स होते हैं एनवीएस वगैरह में, जिनका सिलेक्शन होता है, तो सैटरडे संडे इंटरव्यू हो जाते हैं कई बार। तो स्टार्ट करते हैं। आवाज होपफुली एकदम बढ़िया होगी, सब कुछ ठीक होगा। कंटिन्यू करें। हैप्पी गुरु पूर्णिमा भाई। चलिए, सुलेखा नाम था ना। चलो, अब नाम वाम लेने की प्रथा को अभी के लिए स्टॉप करते हैं और समझते हैं कॉग्निशन एंड इमोशन के बारे में। ठीक है जी। कॉग्निशन एंड इमोशन, कॉग्निशन क्या होता है पहले ये समझेंगे, फिर हम आएंगे इमोशन पे, है ना। और इन दोनों का क्या रिश्ता है सीखने के साथ, क्योंकि लर्निंग से ही जुड़ा हुआ चैप्टर है। कॉग्निशन यहाँ लिखा हुआ है, अंग्रेजी माध्यम वाले पढ़ पा रहे होंगे, हिंदी माध्यम वालों को बता देंगे। कॉग्निशन बोले तो संज्ञान, द मेंटल प्रोसेस टू एक्वायर नॉलेज। कॉग्निशन का मतलब है संज्ञान, है ना। कॉग्निशन बोले तो संज्ञान, द मेंटल प्रोसेस टू एक्वायर नॉलेज, यानी वह मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा हम ज्ञान का अर्जन करते हैं, है ना। एक मानसिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया भाई एक मेंटल प्रोसेस है जो दिमाग से की जाती है। ऑफ कोर्स मानसिक प्रक्रिया तभी कहेंगे जिसके माध्यम से ज्ञान का अर्जन, ज्ञानार्जन भी लिख सकते हो आप इन शॉर्ट, ज्ञानार्जन होता है। ये आप लिख लीजिएगा कहीं पे अपनी नोटबुक में। भाई कॉग्निशन क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है, एक मानसिक प्रक्रिया है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसके माध्यम से, द मेंटल प्रोसेस टू एक्वायर नॉलेज, हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं। नॉलेज बोले तो नॉलेज कैसे बिल्ड होती है, सोचने से, समझने से, जानने से, करने से किसी चीज को, है ना। और ये सब चीजें मेंटल प्रोसेस होती हैं। अगर मैं आपसे कुछ भी पूछूं, जो भी चैप्टर हमने आज तक पढ़ा है, तो आप कैसे बता पाएंगे, आप बता पाएंगे अपनी मानसिक प्रक्रिया के माध्यम से, जो आपने उसका समझ उसकी बनाई होगी। तो एक मानसिक प्रक्रिया है कॉग्निशन, जिसके द्वारा हम अपनी समझ विकसित करते हैं, सोच के, समझ के, तर्क करके, है ना, थिंकिंग, रीजनिंग, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके तब एक कॉन्सेप्ट बना पाते हैं। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, मानसिक प्रक्रियाएं किस किस तरह की हो सकती है। परसीविंग, यानी कि परसेप्शन या अनुभूति जिसको हम कह देते हैं। हमारे 5 सेंसेस हैं, और उन 5 सेंसेस के माध्यम से, उन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम देख करके, छू करके किसी चीज को, सुन करके, टेस्ट करके, स्मेल करके, इन्हीं 5 अपने सेंसेस के माध्यम से दुनिया की समझ बनाते हैं। कोई चीज अगर हमारे सामने चाय भी आती है तो हम उसकी खुशबू सूंघते हैं, पानी उबल रहा है उसको देख पा रहे हैं, आसपास जो भी चीजें हैं, टीचर पढ़ा रहा होता है तो हम पढ़ पा रहे हैं, तो दिमाग में कहीं ना कहीं थिंकिंग प्रोसेस चल रही है। तो ये सब क्या है, हमारी मानसिक प्रक्रियाएं हैं। तो परसीविंग क्या है, कहा जाता है ना भाई, व्यक्ति का परसेप्शन जो है बहुत ही कुछ कम सेकंड्स में मिल करके, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इंप्रेशन क्या है, एक तरह का परसेप्शन है जो मैंने किसी को देख करके, आपने देखा एडवर्टीजमेंट में किसी व्यक्ति को, आजकल यूट्यूब पे बहुत तरीके के एडवर्टीजमेंट आते हैं, और आपने देखा कोई सूट बूट पहन करके एकदम, और
एक बड़ी गाड़ी से उतरते हुए, और आपके दिमाग में परसेप्शन क्या बनेगा, आपके सेंसेस परसेप्शन क्या बनाएंगे, भाई ये व्यक्ति सक्सेसफुल होगा या बहुत पैसा कमाया होगा, है ना, या फिर कुछ तो कर रहा होगा लाइफ में। तो ये परसेप्शन आपके सेंसेस के थ्रू बनवाया गया है। हो सकता है सच में ऐसा हो भी और ना भी, है ना। सॉरी। तो परसीविंग यानी अनुभूति। अनुभूति क्या है? अनुभूति है कि जो हमारे सेंसेस हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं मानसिक प्रक्रिया होने के लिए। दूसरी चीज है मेमोरी। इसमें कोई नंबर 1 नंबर 2 नहीं है, ये सब चीजें हैं जो कॉग्निशन में संज्ञान का हिस्सा होती हैं। मेमोरी बोले तो स्मृति, स्मृति ईरानी नहीं, नॉर्मल स्मृति है ये मेमोरी वाला, कि हम मानसिक प्रक्रिया ही तो है जिसके द्वारा। मेमोरी क्या है? मेमोरी भी एक मानसिक प्रक्रिया है ना, हाथ में तो लेके घूमते नहीं हो एक मेमोरी कार्ड। बाद में हो सकता है ऐसा हो जाए कि एक कार्ड है जिसमें आपकी मेमोरी भरी हुई है, उसको निकाल दोगे तो वो आपका जो ब्रेन है चीजें याद रखेगा, और उसको निकाल दोगे तो भूल जाओगे, सब कुछ फॉर्मेट हो गया है कंप्यूटर की तरह। ऐसा तो है नहीं अभी। मेमोरी क्या है? ब्रेन में ही मेंटल प्रोसेस है। मेंटल प्रोसेस है मतलब मानसिक प्रक्रिया है। हम चीजों को याद रखते हैं, जिन्हें याद रखना होता है उनको भूल जाते हैं, जिन्हें भूलना होता है उन्हें याद रखे चले जाते हैं। तो मेंटल प्रोसेस है, मजाक कर रही हूं, मेंटल प्रोसेस है। रिकॉग्नाइजिंग यानी पहचानना किसी चीज को, है ना, पहचान पाना। आपने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी थी, आपने वो आपकी मेमोरी में है, या आप कुछ पढ़ करके किसी व्यक्ति की फोटो देख करके पहचान पा रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। ये भी क्या है? ये भी एक तरह की मेंटल प्रोसेस है। बात सही है या नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी बताइए। स्कीमा कह सकते हो। स्कीमा प्रोसेस जो है पियाजे ने यूज किया है। कॉग्निशन में सारी चीजें मेंटल एस्पेक्ट्स, स्कीमा में इमोशंस भी हो सकते हैं। यहां पे हम मेंटल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, मानसिक प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं, है ना। स्कीमा में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इमोशंस भी हो सकते हैं। यहां पे सिर्फ हम अभी संज्ञान अपने दिमाग की बात कर रहे हैं, इमोशंस को अभी हल्का सा साइड रखेंगे। रीजनिंग की अगर हम बात करें यानी तर्क, भाई हम कोई चीज हमारे सामने आती है, हम कहते हैं अच्छा बिल्ली रास्ता काट जाए तो बुरा हो जाता है, फिर आपसे कोई पूछेगा अच्छा रीजन क्या है इसका, ऐसा क्यों है जी, है। तो कोई किसी ने आपसे कहा कि आप जीवन में अच्छा नहीं कर पाओगे, आपने पूछा क्यों, उसने कहा कि अरे तुम्हारे 10वीं में नंबर अच्छे नहीं आए थे। फिर आप कहेंगे कि इस बात का क्या मतलब है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं की नहीं और बहुत अच्छा कर रहे हैं जीवन में। तो मतलब क्या हुआ, तर्क हैं आपके पास अलग अलग तरह के, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल शुभम। तो कॉन्सेप्चुअलाइजिंग क्या है? संप्रत्ययों का निर्माण करना। संप्रत्यय क्या है? किसी भी कॉन्सेप्ट, प्याजे का कॉन्सेप्ट संप्रत्ययीकरण। आप संप्रत्ययों का निर्माण करते हैं अपने दिमाग में, संप्रत्ययीकरण करते हैं अपने दिमाग में। कोई भी संप्रत्यय, जैसे वो प्याजे हो, चाहे वो कोहलबर्ग की थियरी हमने पढ़ी हो, चाहे हम आज पढ़ रहे हैं कॉग्निशन, कॉग्निशन का भी एक संप्रत्यय है, एक कॉन्सेप्ट है आपके ब्रेन में जो आप क्या कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप चीजों को समझ पाते हैं। तो प्याजे का एक कॉन्सेप्ट है, दुनिया का एक कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में, है ना। तो कॉन्सेप्चुअलाइजिंग मतलब कॉन्सेप्ट्स भी आप ब्रेन में बनाते हैं। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है भाई। सुविधा को सुनने में दिक्कत हो रही है, किसी और को साउंड की कोई प्रॉब्लम हो रही है? हमें तो नहीं लग रहा। कर्व ऑफ लर्निंग सीटेट वालों के काम कर रही है। अभी लर्निंग के जो चैप्टर में बहुत सारी थियरीज हैं वो हम करने वाले हैं, जो डिफरेंट बैचेस हैं उनमें उसी समय पे कर्व ऑफ लर्निंग भी आपको बता दिया जाएगा। किसी और को सुनने में दिक्कत नहीं हो रही? मेरे ख्याल में साउंड में ऐसी कोई दिक्कत यहां से है नहीं। अगर किसी को हो रही है तो वो अपने डिवाइस को चेक कर लें, है ना, क्योंकि सिर्फ सुविधा का कमेंट आ रहा है, किसी और का कमेंट ऐसा नहीं है, ठीक। प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर हम बात कर रहे हैं, समस्या समाधान। कोई समस्या हमारे सामने आती है, क्या समस्या आई कि किसी को आवाज नहीं आ रही है ना। अब इसका समाधान करने का मेरे पास सबसे पहला तरीका क्या है? मैंने आप सबसे पूछा कि क्या ये चीज एक व्यक्ति के साथ हो रही है या सबके साथ हो रही है? तो बाकी सब लिख रहे हैं नहीं मैम साउंड तो ठीक है, शोभा लिख रही है, बाकी सब नो लिख रहे हैं, वॉइसेस ओके लिख रहे हैं, अंजुम। तो ये क्या हुआ, समस्या आई, उसका समाधान कहां से होगा? दिमाग से किया मैंने, हाथों से तो किया नहीं है कि मैंने आपका फोन ठीक कर दिया हो जाकर के, ऐसा तो कुछ किया नहीं है। तो समस्या लाइफ है, प्रॉब्लम्स आएंगी, हमेशा आती रहेंगी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाना भी हमारा एज टीचर्स बहुत बड़ा काम है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती कैसे है? दिमाग से ही होती है। तो ये भी किसका हिस्सा हो गया? कॉग्निशन का ही हिस्सा हो गया। तो जितनी भी चीजें हम दिमाग से कर रहे हैं वो सब हमारे कॉग्निशन का हिस्सा है, ठीक है जी, कॉग्निशन का हिस्सा है। और क्या चीजें कॉग्निशन में आ सकती हैं? आप बताने का इच्छा हो आपकी तो थोड़ा बता दीजिए। रवीना कह रही है स्पीड थोड़ी कम कर दीजिए। चलो मैं एक बार फिर से बता दूंगी। कॉग्निशन क्या है? संज्ञान। संज्ञान का मतलब है एक मेंटल प्रोसेस, एक मानसिक प्रक्रिया टू एक्वायर नॉलेज। एक ऐसी मेंटल प्रोसेस जिसके माध्यम से हम ज्ञान का अर्जन करते हैं। जो भी दुनिया में आसपास हम देख रहे हैं उसका अर्जन करते हैं, नहीं सृष्टि, ठीक है ना, उसका हम अर्जन करते हैं, उसको एक्वायर करते हैं, एक समझ बनाते हैं। और कॉग्निशन में, संज्ञान में, नॉलेज के निर्माण में, ज्ञान के निर्माण में
कौन सी चीजें मेंटल प्रक्रियाएं, कौन सी होती है मानसिक प्रक्रियाएं? परसीविंग यानी अनुभूति करना, अपने 5 सेंसेस से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। रिकॉग्नाइजिंग, किसी चीज को देख करके, किसी फोटो को, किसी चीज को देख करके पहचान पाना। कॉन्सेप्टलाइजिंग, कॉन्सेप्ट का निर्माण कर पाना, एक संप्रत्यय का निर्माण कर पाना, है ना। मेमोरी, मेमोरी क्या है भाई? स्मृति हमारी, कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की राजधानी क्या है, आप मेमोरी का इस्तेमाल करके बता देंगे। अब राजधानी के बारे में कुछ और बताना होगा तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होगा, उससे आप बात करेंगे। तर्क, रीजनिंग, कि आप लॉजिक देते हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान भी आप दिमाग से करते हैं। जैसे इलेक्शन के समय हमारा कॉन्सेप्ट के जैसा समय, या इलेक्शन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है अगर देखा जाए तो, है ना। और क्या चीजें हो सकती हैं जो हम दिमाग से करते हैं? तो हमें एक चीज अब तक समझ में आ गई है कि कॉग्निशन क्या है। कॉग्निशन या संज्ञान इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर मेंटल प्रोसेस या इज अ मेंटल प्रोसेस। संज्ञान क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है जी। संज्ञान क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है, दिमाग से संबंधित है, ठीक है ना। मेंटल प्रोसेस है जिसको हम मानसिक प्रक्रिया कह सकते हैं। जो भी काम हम, जो भी क्रियाएं दिमाग से करते हैं वो सब कॉग्निशन में आ जाएंगी। कौन सी क्रियाएं वो हो सकती हैं? अभी कुछ हमने पढ़ ली हैं, कुछ आप अभी सोच के बताएंगे कि और क्या काम है जो हम दिमाग से करते हैं। जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपका डिसीजन मेकिंग, परसीविंग, कॉन्सेप्चुलाइजिंग, ये सब सारे काम दिमाग से होते हैं। प्राची बिल्कुल सही कह रही हैं। प्राची कह रही हैं भाई एनालाइजिंग एक चीज हो सकती है। एनालाइजिंग क्या होता है? विश्लेषण करना। जब आप दिमाग में चीजों को तोड़ करके समझ रहे हैं तो ये क्या है? ये दिमाग से हो रहा है ना। विश्लेषण किससे होगा? दिमाग से होगा, हाथों से थोड़ी। ठीक, हाथों का भी इस्तेमाल अगर विश्लेषण में कर रहे हैं तो दिमाग से कहीं ना कहीं उस चीज को मौका मिला है। रीजनिंग यानी तर्क की बात हमने कर ली है। थिंकिंग हम लिख सकते हैं कि दिमाग से करते हैं हम, है ना। चिंतन जिसको हम कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान की हमने बात कर ली, वो भी दिमाग से होता है। और क्या हो सकता है? डिसीजन मेकिंग, भाई निर्णय लेना है आपको, निर्णय निर्माण करना है। डिसीजन मेकिंग ये भी कहां से हो रही है? दिमाग से ही हो रही है ना। निर्णय निर्माण कह लीजिए या कहां से हो रहा है? दिमाग से। डिसीजन मेकिंग दिमाग से होती है। मेमोरी दिमाग से। अटेंशन, सिंथेसिस, एनालिसिस का उल्टा हो गया, बिल्कुल वो भी दिमाग से होगा, है ना। इसके अलावा अटेंशन यानी हमारा ध्यान देना, हमारा दिमाग किसी चीज पे अटेंटिव होता है, वो भी तो दिमाग से ही आती है ना अटेंशन, है ना। अवधान जिसको हम कहते हैं। रिटेंशन, दिमाग में रख पाना किसी चीज को, वो भी क्या है? इसी से संबंधित है। तो ऐसी इमेजिनेशन भी बिल्कुल हम किससे करते हैं? ब्रेन से ही करते हैं। तो वो भी एक कॉग्निटिव प्रोसेस हो गई। क्या हो गई? कॉग्निटिव प्रोसेस हो गई। क्या चीज? अभी मैंने बोला इमेजिनेशन। क्या है? इमेजिनेशन यानी कल्पना। कल्पना भी आप सपने देख रहे हैं, सोच रहे हैं किसी चीज के बारे में, इमेजिन कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? दिमाग से कर रहे हैं। जरूरी नहीं आपके आसपास वो चीज हो, है ना। तो कल्पना करना हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग, हम किसी चीज को समझते कैसे हैं? दिमाग से समझते हैं, है ना। कोई चीज बाहर हो सकती है बट उसकी समझ तो दिमाग में ही होगी ना। अंडरस्टैंडिंग यानी समझना किसी चीज को, कॉम्प्रीहेंड करना अगर मैं कहूं, समझना किसी चीज को। और क्या हो सकता है? इमोशंस को हम यहाँ पे साइड में रखेंगे। इमोशंस और कॉग्निशन रिलेटेड हैं, लेकिन कॉग्निशन में हम उन प्रोसेसेस को लेते हैं जिनमें ब्रेन की प्रोसेस यूज होती हो। प्लानिंग हो सकता है, बिल्कुल कैलकुलेशन हो सकता है, क्रिएटिविटी जुड़ी हुई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ मतलब एग्जैक्टली जुड़ी हुई है, ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, बट उसको हम लिखते नहीं है साथ में। लिखना चाहें आप लिख सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। प्लानिंग हो सकता है बिल्कुल, हाँ बना लीजिए, नोट्स बनाना बिल्कुल उसी का हिस्सा है। कैलकुलेशन, रीजनिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, है ना। डिस्कशन, कोई कह रहा है माइंड रीडिंग, उसके अपने ट्रिक्स हो सकते हैं बिल्कुल। पजल, ठीक है। ऑब्जर्व करना बिल्कुल दिमाग से होता है ना। कॉन्सेंट्रेट करना किसी चीज पे, प्लानिंग भी लिख लेते हैं। या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यदि किसी चीज पे प्रकाश डाल रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं किसी चीज को, तो वो सब भी दिमाग से ही संबंधित एक प्रक्रिया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भी काम दिमाग से होगा वो कॉग्निशन का हिस्सा होगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग भी, ऑफ कोर्स। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? बैठ करके किसी चीज के बारे में अलग अलग आइडिया ग्रुप में लोग सोच रहे हैं। तो हम कहेंगे जितनी भी चीजें, जो भी मेंटल प्रोसेसेस हैं, जो भी दिमाग से काम होते हैं, वो सब कॉग्निशन से जुड़े हुए हैं या कॉग्निशन का हिस्सा है। जो भी मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो कॉग्निशन से जुड़ी हुई हैं, संज्ञान से जुड़ी हुई हैं। बात सही है या गलत है ये बताओ? संज्ञान, बात ठीक है। मानसिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया,
मानसिक प्रक्रियाएं। ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या। विचार करना वो थिंकिंग में ही आ गया। लर्निंग में भी बिल्कुल, लर्निंग में और भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, आपके इमोशंस भी जुड़े हुए हो सकते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ किस चीज की, ये सब हमने समझ लिया कि ये कॉग्निशन का हिस्सा है, दिमाग से जुड़ी हुई सारी प्रक्रियाएं, एकोमोडेट करना, एडजस्ट करना, है ना, ये सब भी किसका, दिमाग से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं। अभी हम आएंगे, जब हमने दिमाग की बात कर ली, अब हम इमोशंस की बात करेंगे, है ना। कॉग्निशन क्या है, दिमाग से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं। इमोशंस क्या है, हमारी भावनाएं हैं जो हमारे अंदर कुछ प्रकार के इमोशंस जनरेट करते हैं। ठीक, इमोशंस या संवेग जिसको हम कहते हैं। ठीक, संवेग। ठीक, एक तरह की फीलिंग्स हो सकती हैं, है ना। माइंड मैपिंग भी हम इसी से करते हैं। ठीक, ड्रीमिंग। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स कब तक के करना है, DPSC वाले पूछ रहे हैं 6 महीने तक, पेपर होने से पहले 6 महीने तक के ही करंट अफेयर ज्यादातर एग्जाम्स में पूछते हैं। मेटा कॉग्निशन क्या होता है, ये एक दिन मैंने आपको बताया था। कॉग्निशन यानी दिमाग से सोचने वाली क्रियाएं। मेटा कॉग्निशन मतलब कॉग्निशन के परे जब आप चले गए। कॉग्निशन के परे क्या है, जब आप थिंकिंग के भी बारे में सोच रहे हैं। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग इज मेटा कॉग्निशन। नॉर्मल थिंकिंग इज कॉग्निशन, दिमाग से कर रहे हैं। अब उस दिमाग के भी परे एक स्टेप चले गए, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, अटेंशन ऑफ अटेंशन। क्या है ये, मेटा कॉग्निशन हो गया। ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं इमोशंस की, तो ये एक तरह की फीलिंग्स हैं। बहुत आसान भाषा में ऐसे ही समझ सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा अंतर होता है ना। इमोशंस क्या है, फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, बाय बर्थ होते हैं। या रेथस कहते हैं कि भाई इमोशंस क्या है, बहुत ही जरूरी चीज है हमारे लिए। रेथस एक व्यक्ति हैं जो कहते हैं इमोशंस कलर आर लाइव्स। भाई हम ह्यूमंस हैं, सब में इमोशंस हैं। कलर आर लाइव्स यानी हमारे जीवन में रंग भरते हैं इमोशंस, है ना। इमोशंस क्या है, संवेग जीवन में रंग भरते हैं। सोच लीजिए आप में इमोशन ही ना हो, बस आप तर्क कर पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं, रंग भरते हैं। ठीक है, आप तर्क करते हैं, थिंकिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, बट इमोशंस आप में नहीं है। आप महसूस नहीं कर पाते हैं, आप फील नहीं कर पाते हैं कुछ भी। तो आप क्या हो गए, एक रॉबोट हो गए जिसमें कुछ कोडिंग है। फोन के कोई अपने इमोशंस थोड़ी हैं। आप उसको 24 घंटे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा हीट हो जाएगा बस कभी कभार, या फिर आप उसमें कैलकुलेशन में डालो चीजें, उसको थोड़ी फर्क पड़ रहा है। क्या फर्क है, क्या मतलब है उस चीज का। इमोशंस महसूस करने की क्षमता है, जबकि कॉग्निशन जो है हमारे ब्रेन से रिलेटेड प्रक्रियाएं हैं। तो संवेग क्या है, हमारे जीवन में रंग भरते हैं इमोशंस। और हम ह्यूमंस में क्या होते हैं, जन्म से होते हैं। क्या है, जन्म से होते हैं, बाय बर्थ होते हैं कुछ इमोशंस। और वो 3 इमोशंस उनमें से जो आपके JB वॉटसन, जॉन ब्रॉडस वॉटसन के अनुसार, लिख सकते हैं यहां पे नोट में, नोट डाल करके, क्योंकि इस पे क्वेश्चन एक आ जाता है। एज पर JB वॉटसन, जॉन ब्रॉडस वॉटसन, JB वॉटसन, 3 emotions are there from by birth। यानी जन्म से 3 संवेग हमारे अंदर होते हैं। वो 3 संवेग कौन से हैं जो जन्म से होते हैं, फॉल, गिरने से याद रखेंगे, FAL, फॉल, FAL, फॉल। भाई जब हम परेशानी में होते तो हम ये कह सकते हैं कि यार काश हमारे अंदर इमोशंस ही ना होते, या काश हमारे अंदर मेमोरी ही ना होती। बट अगर इमोशंस नहीं होंगे तो क्या होगा, हम एक रॉबोट बन जाएंगे। ठीक है ना। फॉल का मतलब सिंपल है, रेनू बहुत बढ़िया। मोनू, फियर, एंगर, लव, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। भय, फियर बोले तो भय, यानी बच्चे को आप उछालते हैं, उसको शुरुआत में तो डर लगता है जब तक उसको ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो जाता कि पिताजी हैं, गिराएंगे नहीं, है ना। तो भय भी हमारे अंदर क्या है, बाय बर्थ है। दूसरा क्या है, एंगर मतलब क्रोध। ये भी आप देखेंगे जन्म से होता है, अलग अलग फॉर्म में आपको दिखना शुरू हो जाएगा, नजर आना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। क्रोध जिसको हम कह रहे हैं, भय, क्रोध। ठीक है। और थर्ड क्या है, लव। तो आप देखते हैं छोटे बच्चों को भी कितना अच्छा लगता है, माता जी प्रेम करती हैं तो, है ना। तो ये क्या हुआ, प्रेम, 2.5 अक्षर। ठीक।
तो अगर हम बात करते हैं, ये 3 इमोशंस जन्म से होते हैं एक व्यक्ति में। फियर, आपने देखा बच्चे को उछाला, उसको डर लगेगा, बच्चे को आंखें दिखाते हैं आप, रोने लग जाता है, वो क्या है, भय है अंदर। एक चीज ये होगी, एक इमोशन। दूसरा है एंगर। एंगर क्या है, एंगर है आपका क्रोध, कि आपको क्रोध भी आता है। आप बच्चे को देखें, बच्चा दांत दबा करके ऐसे ऐसे कर सकता है छोटी छोटी चीजों पे, आपने देखा होगा, एंगर उसमें होता है। अगर हम लव की बात करें, प्रेम, तो माता जी जब उसको गले से लगा रही हैं, लव वार्मथ केयर मिल रही है जब उसको, तो वो प्रेम की अनुभूति कर पाता है। हाँ, वॉटसन वही है कि मैं बच्चे को कुछ भी बना सकता हूं, है ना, जो आप चाहें। तो ऐसे तो बहुत सारे इमोशंस हैं, अनगिनत मिल जाएंगे इमोशंस, बट ये 3 मुख्य इमोशन हैं जो जन्म से होते हैं, जो वॉटसन के अनुसार हैं। पेपर में पूछ लिया जाता है, अदरवाइज तो साइकोलॉजी का एक एक टॉपिक इतना बड़ा है कि आप जितना चाहें पढ़ते जाएं, लेकिन उसका बेनिफिट आपको पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़ना है हमें, क्योंकि हमारे पास रिसर्च करने का समय नहीं है, पीएचडी हमें नहीं करनी है ना। मेरे घर में साइकोलॉजी की किताबें भरी पड़ी हैं, वो मेरा इंटरेस्ट एरिया है, या मुझे डिस्कशन करना होता है, या मुझे बहुत सारी चीजें ऐसे ही पढ़नी है, क्योंकि मुझे पेपर नहीं देना है। आपको पेपर देना है, उस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। जब भी कोई कहे बहुत पढ़ लो, बहुत पढ़ लो, तो बहुत उतना बहुत पढ़ना है जितना पेपर के आसपास से भी जरूरी है। जरूरत से ज्यादा नहीं पढ़ना, चीजें टिकेंगी नहीं दिमाग में। तो फियर, एंगर और लव की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये फियर, एंगर, लव, ये 3 इमोशंस पूछ लिए जाते हैं, पहले पूछे जा चुके हैं, इवन सीटेट जैसे एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है जी। क्रोध, भय और प्रेम, ये 3 मुख्य इमोशंस हैं जो होते हैं व्यक्ति में। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको सारे इमोशंस पढ़ने नहीं है। एक व्यक्ति है विलियम मैकडूगल, विलियम मैकडूगल, बाकी बैचेस में मैं इनकी थियरी करा भी दूंगी, इंस्टिंक्ट थियरी बोलते हैं इनकी। ये कहते हैं 14 प्रकार के इमोशंस हैं, 14 इमोशंस। एसोसिएटेड किससे हैं, 14 इमोशंस यानी 14 संवेग हैं, किसके साथ जुड़े हुए, 14 इंस्टिंक्ट्स के साथ। इंस्टिंक्ट्स होते हैं जो हमारे अंदर जन्म से ही कुछ प्रवृत्तियां होती हैं, उनसे जुड़े हुए इमोशंस होते हैं फिर। ठीक है ना। तो 14 इमोशंस कनेक्टेड विद 14 इंस्टिंक्ट्स। ये मैकडूगल की बात है, जो इनकी इमोशन की थियरी है, इंस्टिंक्ट की थियरी कहा जाता है इसको। तो बस ये आपको पता होना चाहिए अभी के लिए, बाकी बैचेस में ये अलग से भी करा दिया जाएगा, बट आपको सीटेट वालों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये प्रवृत्तियां हैं, 14 इंस्टिंक्ट से 14 इमोशंस जुड़े हुए हैं, है ना। हाँ, 1 दर्जन बच्चे दो कुछ भी बना दूंगा, वॉटसन है वो। ठीक, तो इमोशंस क्या है, हमारी महसूस करने की क्षमता, हमारी महसूस करने की क्षमता। शालू कह रहे हैं आपकी दीदी क्या करती हैं पढ़ाई में, आ जाओ पढ़ लो शालू, है ना। पीएचडी उनकी चल रही है, और अभी वो दिल्ली गवर्नमेंट में लेक्चरर हैं, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर थी डीयू में, और अभी वाइस प्रिंसिपल का भी उनका हो गया क्लियर, इंटरव्यू है, तो यही सब चल रहा है। ठीक है जी, क्लियर है। चलें आगे बढ़ें। अब हमने 2 चीजें समझी हैं। एक चीज समझी हमने कॉग्निशन, जिसमें ब्रेन का, जहां इमोशंस का उतना रोल हमने अभी तक नहीं देखा, दिमाग से संबंधित प्रक्रियाओं की बात हमने की है कॉग्निशन, संज्ञान में। दूसरी चीज हमने पढ़ी है क्या, दूसरी चीज हमने इमोशंस के बारे में थोड़ी सी बात की है, यानी हमें हमारे महसूस करने की क्षमताएं, रंग भरते हैं जो हमारे जीवन में। अगर हमारे अंदर इमोशंस होंगे ही नहीं, तो कहां से तो हम खुशियां मनाएंगे, कहां से हम दुखी होंगे, फिर तो एक ही जैसा रहेगा मामला। ठीक है ना। हाँ, विकास कह रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास है, पढ़ लो पढ़ लो, इन बातों में कुछ नहीं रखा। रिकॉर्डेड क्लास होती तो कमेंट नहीं पढ़ पाती आपका। देखिए बताइए, अब आपको ये बताना है, ये जो संज्ञान है, ये जो मानसिक क्षमता है या मानसिक प्रक्रिया है, क्या ये हमारे इमोशंस से जुड़ी हुई है या नहीं। इमोशंस का संज्ञान पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, संज्ञान का इमोशन पे कोई प्रभाव पड़ेगा। संवेग यानी हमारे इमोशंस हमारे दिमाग को प्रभावित करते हैं। कॉग्निशन को आप इन शॉर्ट कह लो कि ब्रेन से रिलेटेड एक प्रोसेस है, या माइंड की बात हो रही है, हम दिल और दिमाग की लड़ाई कहते हैं ना, उसमें आपको दिमाग मान लेना है कॉग्निशन को। ठीक है ना। सोनी, आपको संज्ञान को क्या मान लेना है, दिल और दिमाग की लड़ाई में कॉग्निशन को आपको माइंड मान लेना है या ब्रेन मान लेना है। वहीं अगर हम इमोशंस की बात करें तो आप इसको हार्ट कह सकते हो या दिल कह सकते हो, दिल और दिमाग की लड़ाई वाली बात में, इससे आपको याद ज्यादा रहेगा। ठीक है ना। तो इमोशंस मतलब दिल वाली बात, और माइंड क्या है, दिमाग। तो दिल और दिमाग का कोई रिश्ता है कि नहीं है सीखने की प्रक्रिया में, लर्निंग प्रोसेस में दिल और दिमाग का कोई रिश्ता है कि नहीं है। क्या ये जुड़े हुए हैं, क्या ये जुड़े हुए नहीं हैं, क्या थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं, बताइएगा एक बार कृतिका। सेम टू यू भाई। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ज्यादातर लोग यही कहते हैं। ठीक है ना। हाँ,
बहुत बढ़िया गुरमीत, बिल्कुल दिमाग में सेट होते हुए चली जानी चाहिए चीजें। एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तंजिला कह रही हैं, आप सभी ये बात कहेंगे। इंटरवोवन है, अंजुम कह रही हैं, या फिर इंटर रिलेटेड हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इमोशंस और कॉग्निशन एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो हम कहेंगे दीज आर इंटर रिलेटेड यानी अंतः संबंधित हैं। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे इंटरवोवन है, एक दूसरे में गुथे हुए हैं, है ना। और एक और शब्द क्या हो सकता है इंग्लिश में, इंटरट्वाइंड है। पेपर में पूछ लिया जाता है इसलिए मैं ये अलग अलग शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। इंटरट्वाइंड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, तीनों का मतलब सेम ही है, बस शब्द अलग है। इंटरवोवन है, इंटरट्वाइंड है, इंटर रिलेटेड है, मतलब संज्ञान व संवेग अंतः संबंधित होते हैं। अंतः संबंधित हैं, क्या है, अंतः संबंधित है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत है इस बात को समझने में, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा अब आप और गहराई में जानना चाहेंगे, भाई इसका मतलब हुआ क्या। देखिए, जो दिमाग की प्रक्रियाएं हैं वो हमारे दिल और दिमाग क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। यदि बच्चा किस दिन खुश होता है, खुशी के इमोशंस अनुभव कर रहा है, यदि बच्चे को अच्छा सीखना है, लर्निंग में जो पॉजिटिव इमोशंस हैं वो कौन से हुए, आप एक्साइटेड हैं, आप फियरलेस महसूस कर रहे हैं, है ना, आप लव्ड महसूस कर रहे हैं, आपको सीखने में मजा आता है, जॉय की भावना आप महसूस कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव इमोशंस हो गए। जब आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस होते हैं तो आपका दिमाग भी अच्छा चलता है, आप सीखना चाहते हैं। वहीं अगर आप एंग्जाइटी महसूस कर रहे हैं, डर महसूस कर रहे हैं, फियर महसूस कर रहे हैं आप, है ना, क्रोध, एंगर बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं, तब आपका दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं करता। हम कहते हैं ना कि भाई जो बुद्धि जो है फिर जाती है ज्यादा क्रोध में होने से, जो क्रोध है, जो एंगर है, वो दिमाग को ओवर पावर कर लेता है, और हमारा जब इमोशंस बहुत ज्यादा हावी होते हैं हमारे ऊपर, तो हमारा दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता। जिस दिन आपको, मान लीजिए आपके जीवन में घर में कोई घटना घट गई है और आपको दिमाग का काम करने जाना है, अपने ऑफिस जाना है या कोई असाइनमेंट लिखना है, आपकी वो लिखने की क्षमता, आपकी बोलने की क्षमता भी प्रभावित होती है। तो हम ये कहेंगे हमारा संज्ञान और हमारा संवेग, यानी जो हमारे इमोशंस हैं, इंटरट्वाइंड, TWINED, है ना, ट्वाइंड, गुथे हुए हैं अपने आप में, ठीक है ना, इंटरट्वाइंड, ये मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें, अभी D+V PRT के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। तो अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि संज्ञान व संवेग अंतः संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर देखा जाए तो एक बच्चा जब, वैसे तो वो आंसर दे देता है, आप में से कई सारे लोग होंगे जो डेली मॉक टेस्ट जब चल रहे होंगे तो आसानी से जवाब दे देते होंगे। एक्चुअल पेपर में जाकर के उनको घबराहट हो जाती है ना, एंग्जाइटी, मतलब इमोशंस ज्यादा हावी हो रहे हैं, या तो वो रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, इमोशंस ज्यादा हावी होंगे तब भी दिमाग पे दिक्कत आएगी, और अगर बिल्कुल ही इमोशन नहीं होंगे तब भी दिक्कत आएगी, क्योंकि आपकी फिर महसूस करने की क्षमता चली जाती है। तो हम ये कहते हैं इंटर रिलेटेड हैं। लेकिन एक व्यक्ति है, आपसे कभी भी पूछा जाए कॉग्निशन एंड इमोशन इंटर रिलेटेड होते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं, आप कहेंगे इंटर रिलेटेड होते हैं। लेकिन एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है ज़ेजोंग, व्यक्ति हैं इनका नाम है ज़ेजोंग। जब बात ज़ेजोंग की बात आए तो इन्होंने कहा है जो इमोशंस और कॉग्निशन है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। कॉग्निशन एंड इमोशन यानी दिल और दिमाग अलग अलग है। कॉग्निशन एंड इमोशंस, ये मैं कैपिटल में जान के लिख रही हूं, आपका ध्यान जाए, इमोशंस आर इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस, इंडिपेंडेंट, यानी दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। आप महसूस क्या कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका दिमाग जो करना चाहेगा कर लेगा। ये भी बात कुछ हद तक सही है ना। तो संज्ञान व संवेग, संज्ञान व संवेग क्या है, संज्ञान व संवेग, इमोशंस जिनको संवेग हम कहते हैं, स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं, स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं।
ठीक है बात या नहीं है? ठीक है, मतलब अगर आपसे पेपर में जो कि पूछा जा चुका है, हाँ बहुत बड़े मोनू, तो अगर हम बात करें, किसी का बीएड का एग्जाम था, पूछा गया था ना, हाँ बिल्कुल, तो अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ज़ेज़ोंग के अनुसार अगर पूछा है एज पर ज़ेज़ोंग या अकॉर्डिंग टू ज़ेज़ोंग, एक मनोवैज्ञानिक हुए ज़ेज़ोंग, इमोशंस एंड कॉग्निशन रिलेटेड होते हैं, तो जब किसी का नाम ना आए या नाम आ भी जाए, अगर ज़ेज़ोंग का नाम आए तो आपको इंडिपेंडेंट मानना है। बाकी सारे केसेस में जनरली स्वतंत्र मानते हैं हम कि दिल और दिमाग इंटर रिलेटेड मानते हैं, इंटरवोवन मानते हैं, इंटरडिपेंडेंट मानते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, जबकि यहां हम स्वतंत्र मानते हैं, दिमाग अलग है, दिल अलग है, इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात हो गई जो हम ध्यान में रखेंगे। अब एक थियोरी है, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन मैं लिखवा देती हूँ। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन में कुछ चीजें लिख रही हूं, आप पहचानिएगा। फियर, लव, हेट, एंजाइटी, एक्साइटमेंट, थिंकिंग, जॉय, इमेजिनेशन, एंगर, रीजनिंग, और क्या लिखवाना चाहेंगे आपकी मर्जी है ना, मेमोरी, और ऐसी बहुत सारे इमोशंस या चीजें लिखी जा सकती हैं। अब इनमें से कौन सा पॉजिटिव इमोशन है जो लर्निंग में हेल्प करेगा, है ना, बताइए। हेट क्या हुआ? हाँ बहुत बढ़िया, किसी ने बोला शेम, यानी शर्म जिसको हम कहते हैं। कौन सी चीजें हैं जो लर्निंग में हेल्प करेंगी और कौन सी चीजें हैं जो लर्निंग में हेल्प नहीं करेंगी, और कौन सी चीजें हैं जो कॉग्निशन से जुड़ी हुई हैं, कौन सी चीजें हैं जो इमोशंस से जुड़ी हुई हैं। तो हमें पता है जब हम इमोशंस की जगह पे ई लिखते जाएंगे, फियर क्या है? एक इमोशन है। लव क्या है? प्रेम एक इमोशन है। हेट क्या है? एक इमोशन है, आप नफरत करते हैं किसी से। एंग्जाइटी क्या है? एक तरह का प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है वैसे तो, लेकिन इमोशनली आपसे ज्यादा जुड़ी हुई है, इसको हम नेगेटिव भी कह सकते हैं, है ना, ठीक है ना। ई ही लिख दिया है अभी के लिए हमने। फिर एक्साइटमेंट क्या है? ई है, इमोशन है। थिंकिंग क्या है? कॉग्निशन है, इमोशन नहीं कॉग्निशन है, दिमाग से जुड़ी हुई है। जॉय क्या है? पॉजिटिव इमोशन है, ठीक। इमेजिनेशन भी क्या है? एक इमोशन कह, कॉग्निशन कहेंगे। इमेजिनेशन क्या है? आपके दिमाग की एक प्रक्रिया है अगर हम देखें तो, ठीक है ना, कॉग्निशन में डाल दिया इसको। एंगर एक इमोशन है, वो भी नेगेटिव इमोशन, ठीक। रीजनिंग क्या है? कॉग्निशन है, दिमाग से जुड़ी हुई। मेमोरी क्या है? कॉग्निशन है। शेम क्या है? एक इमोशन है, लेकिन कैसा इमोशन है? नेगेटिव इमोशन है। अब इनमें से आपको नेगेटिव इमोशन पहचानने हैं, हाँ लिख देते हैं यहां पे। गिल्ट भी, यानी गिल्ट ये क्या है? गिल्ट मतलब आपको आपराधिक प्रवृत्ति, अपराध बोध जिसको हम कहते हैं, आपको खराब लग रहा है, आपने किसी के साथ गलत कर दिया, या बच्चे को आपने गिल्ट में डाल दिया कि तुम्हें तो पता ही नहीं है कुछ। अब इनमें से कौन सी चीजें हैं जो हमारी लर्निंग में बाधा बनेंगी? जो लर्निंग में बाधा बनेंगे जो इमोशंस, वो कौन से हैं? हेट मतलब नफरत हो गई, तो ये भी बाधा बनेगा अगर ये नेगेटिव इमोशन है, अगर बच्चे में होगा। एंग्जाइटी भी क्या है? नेगेटिव है, ये भी बाधा बनेगी। जॉयफुल है बच्चा तो अच्छे से सीख पाएगा, थिंकिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्साइटमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवर एक्साइटमेंट है तो प्रॉब्लम है। एंगर भी क्या है? एक तरह का नेगेटिव इमोशन है, ठीक। मेमोरी, शेम भी क्या है? नेगेटिव इमोशन हो गया। तो ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं जो लर्निंग में प्रॉब्लम बनते हैं, ठीक। और बाकी के जो हैं वो पॉजिटिव हैं, बाकी के क्या हैं? पॉजिटिव हैं, ठीक। इतनी बात ध्यान रखनी है। इनमें से इमोशन कौन सा नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कि इमेजिनेशन इमोशन पे बेस्ड हो सकती है, लेकिन मेंटल प्रोसेस है। थिंकिंग आपकी रीजनिंग, ये सब मेंटल प्रोसेस, कॉग्निशन से ज्यादा संबंधित है। मेमोरी, जबकि बाकी जो है शेम है, एंग्जाइटी है, हेट है, ये सब इमोशंस हैं। तो पेपर में कई बार इस तरह से पूछ लेता है कि कौन सा एक कॉग्निशन का पार्ट है या कौन सा एक इमोशन का पार्ट है। तो आपको समझ जाना है कि इमोशन का पार्ट कौन सा है और कॉग्निशन का पार्ट कौन सा है। प्राउडनेस हो सकती है कि बच्चे को गर्व हो अपने ऊपर, तो वो भी एक पॉजिटिव इमोशन हो जाएगा, है ना। इतनी बात क्लियर है? बेसिकली समझाने के लिए है आपको कि आपको ये पहचानना आना चाहिए कि कौन सा एक वर्ड इमोशन से जुड़ा हुआ ज्यादा होगा और कौन सा
कॉग्निशन से जुड़ा हुआ ज्यादा होगा। पेपर में ये पूछ लिया जाता है। आप बताओ, ये भी हिंदी में लिखवाओगे कि रीजनिंग को तर्क कहते हैं, थिंकिंग को चिंतन कहते हैं, फिर तो हमें प्राइमरी में पढ़ने की जरूरत है। आप प्राइमरी क्लास को पढ़ाने की बात कर रहे हैं कम से कम भी, नहीं तो टीजीटी पीजीटी वाले भी होंगे, है ना, कि एटलीस्ट हम पढ़ के तो समझ पाए बेसिक शब्द। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, साथ में करते रहो रुकैया। क्लियर है बात? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ थियरीज पढ़नी है इस पे, कॉग्निशन और इमोशन पे अलग अलग लोगों ने क्या कहा है। पहले हमने इमोशंस पढ़ लिए, अब इमोशंस पढ़ने के बाद एक चीज आती है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी जो हमारे ये संवेग हैं उनको कंट्रोल करने की, उनके प्रति जागरूक होने की कितनी क्षमता है हमारे अंदर, है ना। तो अगर हम देखें इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको सामवेगिक बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? सामवेगिक बुद्धि कहते हैं इसको, सामवेगिक बुद्धि, यानी इमोशंस के प्रति हम इंटेलिजेंट हैं। एक व्यक्ति को इंटेलिजेंट कब मानते हैं? जब वो अपना काम अच्छे से कर पाए, चीजों को सीख पाए जल्दी से, है ना, अडेप्ट कर पाए सिचुएशंस में, एडजस्ट कर पाए सिचुएशंस में। ये सब चीजें एक व्यक्ति को क्या बनाती है? इंटेलिजेंट बनाती हैं। बात सही है नहीं है? बिल्कुल सही है। लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट कब बनाएंगे किसी व्यक्ति को? हम कह देते हैं आईक्यू जिसका ज्यादा है वो इंटेलिजेंट है ना। लेकिन आईक्यू से भी ज्यादा ईक्यू को इंपॉर्टेंस दी गई, यानी इमोशनल कोशेंट कहते हैं जिसको। जॉय एक पॉजिटिव इमोशन है जो हेल्प करेगा। अगर आप जॉयफुल हैं, आपको सीखने में मजा आ रहा है, तो आपकी लर्निंग बेहतर होगी, है ना। इतनी बात क्लियर है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस की, सामवेगिक बुद्धि की, कि आप इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हैं, ये एक स्टेटमेंट है जिसको दिया है एरिस्टोटल ने। अरस्तु आप जानते होंगे, जिन्होंने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यूनानी दार्शनिक बहुत बड़े, एरिस्टोटल या अरस्तु, इनका ये स्टेटमेंट है। ये कई बार पेपर में देखे पूछ लेता है कि ये किस बारे में इंडिकेशन देता है, ये किस तरफ इशारा करता है ये स्टेटमेंट। मैं हिंदी में भी बता देती हूं। एनीवन कैन बिकम एंग्री, यानी कोई भी क्रोधित हो सकता है, गुस्सा कोई भी कर सकता है ना। एनीवन कैन बिकम एंग्री, किसी को भी क्रोध आ सकता है, क्रोधित हो सकता है, गुस्सा कर सकता है कोई भी। दैट इज इजी, यानी नाराज होना, गुस्सा होना, क्रोधित होना आसान है, कोई भी हो सकता है, दैट इज इजी। बट किंतु टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, सही व्यक्ति के साथ क्रोध करना, सही व्यक्ति पे गुस्सा करना, टू दी राइट डिग्री, यानी सही मात्रा में गुस्सा करना। मतलब सही व्यक्ति क्या है? आप एवं किसी पे भी गुस्सा किए जा रहे हैं, आप टीवी में किसी को देख रहे हैं, किसी पत्रकार को गालियां दे रहे हैं बैठ करके, उसको थोड़ी ना सुन रही है, क्या फर्क पड़ रहा है उसे? 0% भी। आप इंटरनेट पे हेटरेड फैला रहे हैं बेवजह ही, क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी नहीं होगा उससे। टू द राइट डिग्री, अब किस व्यक्ति पे गुस्सा करना है? आप अपने भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका, आसपास आपके विद्यार्थी भी हो सकते हैं जिनको आप कोई बात समझा रहे हो थोड़ा सा क्रोध के साथ, बहुत ज्यादा नहीं, तो उस स्थिति में आपको पता होना चाहिए किस व्यक्ति पे आप गुस्सा कर रहे हैं, कितनी मात्रा में आप क्रोध कर रहे हैं या कितनी मात्रा में आप गुस्सा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है आप इतना ज्यादा भड़क गए कि अब या तो सामने वाला व्यक्ति ट्रॉमा में चला गया, इतना डर बैठ गया उसके अंदर, या फिर उसको अब फर्क पड़ना बंद हो गया क्योंकि उसको लगता है कि मेरे पिताजी तो गुस्सा करते ही रहते हैं, इन पे कौन सीरियस ले लें, है ना। तो राइट पर्सन के साथ राइट डिग्री में, सही मात्रा में, राइट टाइम पर। ऐसा नहीं है दोस्त बैठे हुए हैं, आपने बच्चे बजा के चिल्ला दिया 17 लोगों में, अब उसकी जो सेल्फ एस्टीम है, जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, या जो मूवी अभी हम कल परसों बात कर रहे थे, थप्पड़ मूवी, है ना, तो थप्पड़ मारना ही अपने आप में गलत बात है, बट थप्पड़ लगा दिया वाइफ को पूरी पार्टी के सामने, क्योंकि बॉस पे तो गुस्सा करने की हिम्मत नहीं थी, है ना। तो ये क्या हुआ? ये सही मात्रा में, सही समय पर। हम किसी को कोई बात कहते भी हैं तो ये थोड़ी सबके सामने शर्मिंदा करेंगे। अगर कोई बात आपको नेगेटिव कहनी भी है तो आप सही समय ढूंढ करके कहते हैं, फॉर द राइट पर्पस। ऐसे आपने देखा होगा घर वालों को कि भाई ठीक है, अभी मेहमान आए हुए हैं, अभी तो क्या ही गुस्सा करें, है ना। या फिर कोई अच्छा खुशी का मौका है तो एक आध बात को इग्नोर कर दिया जाता है कि वो सही समय नहीं है अभी गुस्सा करने का। ठीक, फॉर द राइट पर्पस, सही उद्देश्य के लिए। ऐसा नहीं है फालतू बात पे भी हर बात पे गुस्सा, है ना, कोई पर्पस है नहीं उस चीज के पीछे, बस आपने ऐसे ही गुस्सा कर दिया। एंड इन द राइट वे, सही तरीके से नाराज होना, दैट इज नॉट इजी। तो अरिस्टो क्या कहते हैं कि नाराज होना इज इजी, टू बिकम एंग्री इज इजी, एनीवन कैन बिकम एंग्री, कोई भी नाराज हो सकता है, दैट इज इजी, ये एक आसान बात है। बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, टू द राइट डिग्री, एट द राइट टाइम, फॉर द राइट पर्पस एंड इन द राइट वे इज नॉट इजी। मतलब नाराज होना, क्रोध करना, जो कि एक इमोशन है, आसान काम है। सही व्यक्ति के साथ सही समय पर, सही
रीजन के लिए, सही कारण के लिए, सही मात्रा में, सही उद्देश्य के लिए, सही तरीके से गुस्सा करना इज नॉट इजी, आसान नहीं है। ये किस तरफ इशारा करता है ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट इशारा करता है इमोशनल इंटेलिजेंस के प्रति, कि जिस व्यक्ति को ये पता है कहां कितनी मात्रा में किससे कितना नाराज होना है, इसका मतलब क्या हुआ? वो इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? कि आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल हो, आप अपने इमोशंस के प्रति अवेयर हो। इमोशनल इंटेलिजेंस, डेनियल गोलमैन की एक बुक भी है ये, इमोशनल इंटेलिजेंस, और मेयर करके एक व्यक्ति थे, सेवॉयन मेयर, उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस पे सबसे पहली बार काम किया था। हालांकि आपसे पूछना नहीं चाहिए, बट फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, सामवेगिक बुद्धि, यानी इमोशंस को कंट्रोल करने की बुद्धि। भाई एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन अगर उसका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है तो उसकी वो बुद्धिमानता उसके लिए भारी पड़ सकती है, सही होने की बजाय। ठीक है ना? हाँ, कोई कह रहा है गुस्सा करो ही मत, बट उसकी भी अब ऐसा हो गया ना, ये तो इमोशंस आपने खत्म ही कर दिए अपने अंदर से, तो वो तो बहुत ही मुश्किल काम है कि आप कहीं भी कभी भी गुस्सा, या गुस्सा का मतलब ये नहीं किसी को सीधा थप्पड़ी मारना गुस्सा होता है। अपनी बात से किसी को आप हल्का सा टोन लाउड करके भी कह रहे हैं तो उसमें भी गुस्सा जाहिर हो सकता है। ठीक है ना? तो इमोशनल इंटेलिजेंस, सामवेगिक बुद्धि जिसको हम कह रहे हैं, सामवेगिक बुद्धि। उदय सर यार आ गए होंगे, मैं एक बार पता करती हूँ, आप में से कई लोग पूछ रहे हैं। ठीक है ना? जब हम सामवेगिक बुद्धि की बात कर रहे हैं तो ये किससे जुड़ी हुई है? अवेयरनेस ऑफ योर इमोशंस, ऑफ योर फीलिंग्स या इमोशंस, कि आप अपने इमोशंस के प्रति कितने अवेयर हैं, जागरूक कितने, आपको पता कैसा है कि आपको महसूस कैसा हो रहा है। अचानक से फट गए एक दिन, पता ही नहीं है कि आजकल खराब महसूस हो रहा है ना? खराब मूड में होते हैं तो हर किसी से बात नहीं करते ना। अगर हम बात करें अवेयरनेस ऑफ योर इमोशंस, मैनेजमेंट ऑफ योर इमोशंस, यानी आपको मैनेज करना आता है अपने इमोशंस को। जब आपको पता है बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है या आपको क्रोध बहुत ज्यादा है, तो आप उस जगह से हट जाते हैं जहां पे आप कुछ गलत एक्टिविटी करें, है ना? आप विड्रॉल कर लेते हैं, आप कहीं घूमने चले जाएंगे वॉक पे, या कुछ और करने लग जाएंगे, वहां उस बहस में पड़े नहीं रहेंगे। तो मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, कि आपको इमोशंस को मैनेज करना कितने अच्छे से आता है, उसके लिए आप कोई किताब पढ़ सकते हैं। अपनी बात को एक्सप्रेस करना, अपनी बात को जाहिर करना किसी के सामने जो व्यक्ति आपको समझ सके, है ना? मैनेजमेंट ऑफ योर इमोशंस, कंट्रोल ओवर योर इमोशंस, डायरेक्शन ऑफ योर इमोशंस, कि आप दिशा दे पाते हैं अपने इमोशंस को या नहीं। भाई नाराजगी अगर है या गुस्सा अगर आता है, डायरेक्शन ऑफ योर इमोशंस या डायरेक्टिंग योर इमोशंस, मतलब दिशा दे पाना, डायरेक्टिंग योर इमोशंस, यानी अपने संवेगों को दिशा दे पाना। दिशा दे पाना क्या हो सकता है? आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत खराब महसूस हो रहा है, किसी को जाके पीटेंगे, किसी को बुरी बातें कहेंगे, उससे अच्छा क्या है? आप एक ड्राइंग बना लें, आप एक गाना सुन लें, कुछ डायरी राइटिंग कर लें। अपना ब्रेकअप हुआ है तो कुछ लोग क्या होंगे, आपने देखा है कितने खतरनाक और कितने बेवकूफ हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस खत्म है बिल्कुल, है ना? आपने एसिड अटैक विक्टिम्स की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी ऐसी, किसी को पीट दिया, किसी को ये कर दिया, कई बार जेल में पड़े हैं, फिर पूरा जीवन तेरे नाम वाली स्थिति आप कह सकते हो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है वहां, इमोशंस पे मैनेजमेंट नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उनको डायरेक्ट करना नहीं आता। कई लोग ब्रेकअप के बाद आईएएस बन जाते हैं, कई लोग देवदास बन जाते हैं। तो ये क्या हुआ? आप इमोशंस को अपने डायरेक्शन नहीं दे पा रहे, है ना? When a person gets fame, then she gets angry easily. सुनील, अब उसके पीछे भी कई सारे कारण हैं, क्योंकि ये इतनी हलवा चीज नहीं है इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना? और जब आप इमेजिन करके देखिए, आपकी लाइफ नॉर्मल रह नहीं जाती फेम के बाद, है ना? आप नॉर्मली कहीं भी किसी से बात कर रहे हैं वो एक डिफरेंट बात है, बट जब आप थोड़ा सा भी मैंने तो कुछ ही लेवल का महसूस किया होगा, अगर हम सेलिब्रिटीज की बात करें या एक्सट्रीमली फेमस लोगों की बात करें, है ना? तो आपको हर समय आप कहीं भी है तो आपको लगेगा एक कैमरा आपके सर पे लगा हुआ है, आसपास से कोई ना कोई आपको देख ही रहा होगा। तो ये चीजें बहुत, वो एक अलग कहानी है कि वो क्यों एंग्री हो जाते हैं क्यों नहीं। जब आप एक बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे होते हैं या एक स्क्रूटनाइज्ड लाइफ जी रहे होते हैं, आपको लगता है कि हर समय ध्यान आप पे है लोगों का, ये कुछ हद तक ईगो सेंट्रिज्म हो सकता है, लेकिन कुछ हद तक ये रियलिटी हो जाती है उन लोगों के लिए जो लोग थोड़े से ज्यादा नोन है बाकी लोगों की तुलना में। ठीक है ना? तो ये डायरेक्शन आप किस तरह से दे रहे हैं अपने इमोशंस को। आप इमोशनल इंटेलिजेंस में और क्या आता है? तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस है जिसमें आप कंट्रोल करना अपने इमोशंस को जानते हैं। एम्पैथी एक चीज है कि आप खुद की जगह दूसरे की जगह खुद को रख के देखें। समानुभूति एक चीज होती है, सिंपैथी, कि हाँ यार हमें बड़ा दुख है, तुम्हारे साथ बड़ा गलत हुआ, लेकिन अगर आपने वो चीज महसूस की है सच में तो आप समानुभूति दिखाते हैं।
बच्चों को आपको वो एम्पैथी डेवलप करने पे जोर देना है कि वो दूसरे के शूज में खुद को डाल करके देख सकें। तो फिर आप मजाक नहीं उड़ा पाते किसी का, तब आप दूसरे के दुख में खुश नहीं हो पाते। अगर आप एम्पैथी रखते हैं थोड़ी भी, कि आप खुद को उस जगह पे एक बार के लिए रख के देखिए, है ना। तो चाहे वो थर्ड जेंडर हो, चाहे वो एलजीबीटी कम्युनिटी हो, चाहे वो कोई और कुछ भी ऐसी स्थिति हो जहां पे भी आपको लगता है कि आप मजाक उड़ाने की इच्छा आपकी हो रही है या फिर किसी को बुरा कहने की इच्छा हो रही है, एक बार के लिए खुद को उस पोजीशन में सही तरीके से रख के देखिए, ठीक है ना। हाँ देखो, ये शिवम बहुत दिनों से कहानी चल रही है, इस पर मैं एक अलग से सेशन में बात करूंगी, है ना। जैसे ज्योति मौर्य को उसके हस्बैंड ने एसडीएम बना दिया, उसे इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं रही मैम। शिवम, कैरेक्टर भी होता है एक इंसान का। हाँ, सारे लोग एक ही जैसे होंगे वो गलत मानना है हमारा, है ना। व्यक्ति के एथिक्स होते हैं हर किसी के, इस पे चर्चा अलग से करेंगे। तो मैंने हालांकि वो वीडियो अभी तक देखी नहीं है, बट मेरे हेयर स्टाइलिस्ट भी पूछ रहे थे, अभी मैं हेयर कट लेने गई थी तो, और आप लोगों का भी ये कमेंट में कई बार पढ़ चुकी हूँ। तो एम्पैथी होना जरूरी है कि आप एम्पैथी मतलब दूसरे के सिचुएशन में खुद को रख करके देख पाए। अवेयरनेस होना इमोशंस को लेकर के, वो भी बहुत जरूरी है यदि हम बात करें अवेयरनेस, है ना। डायरेक्शन दे पाए आप, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आती हैं किसमें, इमोशनल इंटेलिजेंस में, ठीक है ना। चलिए, सेवॉय एंड मेयर करके दो लोग थे जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस पे पहली बार बात की थी, और इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की एक बुक आती है, आप पढ़ सकते हैं कभी समय मिलने पे। राइटर का नाम है डेनियल गोलमैन। चलिए खैर, अब कुछ थियरीज हैं, इमोशंस की थियरी कहा जाता है इनको, हालांकि कॉग्निशन की भी बात करते हैं। बहुत ज्यादा वायरल हुआ है ये, सपना कह रही है, देखूंगी मैं एक बार बैठ करके, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है जी। देखिएगा, तो थियरीज ऑफ इमोशंस, यानी इमोशंस को लेकर कुछ थियरीज हैं, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे। पहले एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, इमोशंस की थियरीज बाद में करेंगे, पहले ये क्वेश्चन करो, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। बताइए फटाफट से, फटाक से जवाब दीजिए। देखिएगा, ज़ेज़ोंग बिलीव्स दैट कॉग्निशन एंड इमोशन आर, यानी ज़ेज़ोंग का मानना है कि अनुभूति और कॉग्निशन को संज्ञान कहते हैं। ये आपका ट्रांसलेशन का इशू है, क्योंकि हिंदी जो है साइकोलॉजी की वो डिफरेंट होती है नॉर्मल हिंदी से। संज्ञान और भावना या संवेग का क्या संबंध है अगर हम ज़ेज़ोंग की माने, अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही। इंटरडिपेंडेंट यानी अंतर निर्भर होते हैं, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र होते हैं, इंटर रिलेटेड यानी संबंधित होते हैं, इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत होते हैं। तो आंसर क्या होगा, बी, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं कॉग्निशन एंड इमोशन। यही मैंने आपको भी बताया था। इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड, इंटीग्रेटेड बाकी केसेस में होंगे, लेकिन जब बात ज़ेज़ोंग की आ जाए तो ज़ेज़ोंग वो व्यक्ति हैं जो मानते हैं कि इमोशंस और कॉग्निशन आपस में रिलेटेड नहीं है, स्वतंत्र हैं, अलग अलग हैं, दिमाग अलग काम करेगा, दिल अलग काम करेगा। बाकी लोग ये मानेंगे कि नहीं भाई, जुड़े हुए हैं, प्रभावित करते हैं। अगर आप के इमोशंस ठीक नहीं है तो आप पेपर में भी अच्छा नहीं कर पाते, बेशक कितना आपने दिमाग से लिखा हो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग परेशान होने के बावजूद भी क्या करते हैं, अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन, अभी जो मैंने आपको लिख के बताया था ना, तो आपको पहचानना है कि संवेग कौन सा है। यानी 3 ऑप्शन होंगे जो कॉग्निशन का उदाहरण होंगे, दिमाग से जुड़ी हुई चीजों का उदाहरण होंगे, और एक ऑप्शन होगा जो इमोशंस से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल होगा। तो आपको इमोशनल एस्पेक्ट को पहचानना है। यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि या हुआ है, होता है पेपर में, अगर कॉग्निशन पूछेगा तो बाकी के 3 ऑप्शन इमोशन के दे देगा, आपको कॉग्निशन पहचानना होगा। तो आपको देखना है इमोशनल एस्पेक्ट से कौन सा एक जुड़ा हुआ है, बाकी के 3 दिमाग से जुड़े होंगे, कॉग्निशन से जुड़े हुए होंगे। बताओ फटाफट से, फटाफट बताओ। बी ऑप्शन, फियर। चलो, ज्यादातर लोग ठीक दे रहे हैं इसमें, तो बहुत बढ़िया, मुझे खुशी है कि इतना आसान सवाल गलत नहीं किया आपने। भय क्या है, एक इमोशन है, एक संवेग है। फियर, एंगर, लव बताया भी था वॉटसन की भाषा में। वही मेमोरी की बात करें तो ये कॉग्निशन से संबंधित है, यानी दिमाग से संबंधित है, स्मृति लिखवाया भी था। कॉग्निशन, अटेंशन भी आपका ध्यान देना किसी चीज पे, दिमाग से होता है। स्टिमुलस यानी उद्दीपक कहते हैं इसको। अब स्टिमुलस का ना यहाँ इमोशन से कोई संबंध है, वैसे ब्रेन ही पहचानता है इसको। ये कंडीशनिंग का एक कॉन्सेप्ट है, इसका यहाँ कोई संबंध है ही नहीं। स्टिमुलस है कि आपको गोलगप्पे की खुशबू सूंघ के मुंह से पानी आने लगता है, तो गोलगप्पे की खुशबू आपके लिए स्टिमुलस हो गई। या इंजेक्शन को देख करके डर लगने लगता है, हॉस्पिटल जाते ही डर लगने लगता है, क्यों, स्टिमुलस हो गया वो आपके लिए। वो हॉस्पिटल की खुशबू आपको टेंशन देती है, क्यों, क्योंकि आपने डेथ देखी है तो कभी,
या फिर आपने कोई ना कोई एक इंसिडेंट आपके साथ ऐसा जीवन में हो सकता है जिसकी वजह से आपकी कंडीशनिंग हो गई हो, या वो स्टिमुलस आपके लिए नेगेटिव इमोशन लेकर के आता हो। तो स्टिमुलस क्या है? कोई भी चीज जो उद्दीपक का काम करे, ठीक है ना। जैसे ही आपको पता है कि 11 बजते हैं, वो एक और एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं हम, जो आजकल पानी की टंकी भरती है तो घंटी बजती है ना, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए, वो स्टिमुलस है। आप रिस्पॉन्ड क्या करते हैं? बंद करके आते हैं उस टंकी स्विच को, ठीक है ना। तो स्टिमुलस कोई भी वो चीज जो हमें कोई एक्शन लेने पे बाधित करे। गोलगप्पे की खुशबू हो सकती है, पापा की आवाज हो सकती है, कोई कलर हो सकता है, कोई जगह हो सकती है जो हमें किसी की याद दिलाए। तो ये क्या है? स्टिमुलस, जो हमारे अंदर रिस्पॉन्स को क्या करे? जनरेट करे। तो इसका भी यहां इमोशंस से रिलेटेड कोई ताल्लुकात नहीं है। सी कॉग्निशन कैसे? भाई अटेंशन, अटेंशन मतलब अवधान। मैं कहीं ध्यान दूंगी, दिमाग से ही दूंगी ना। अगर मान लीजिए मेरा आईक्यू है 20 से 25, तो मैं ध्यान दे ही नहीं पाऊंगी किसी चीज पे ढंग से। क्यों? क्योंकि मेरा ब्रेन, मेरी कॉग्निशन, मेरी बुद्धि मुझे अलाउ ही नहीं कर रही। जैसे 4 बजते ही कई लोगों को चाय की याद आती है, तो वो 4 बजना स्टिमुलस है। बिल्कुल गुरमीत, ठीक है ना। कोई कह रहा है, कोमल कह रही है भर गई है, बंद करके आती हूँ। स्टिमुलस एक तरह का लालच है जो आपको कोई भी एक्शन लेने पे बाधित करता है। ब्लड देख के चक्कर आना, एग्जैक्टली। वॉशिंग मशीन की आवाज, उस पर भी हम आएंगे जब हम लर्निंग थियरीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखें, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर कॉग्निशन एंड इमोशन की 3 थियरीज हैं, उनको थोड़ा सा पढ़ेंगे कल, और फिर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कल ही शुरू कर देंगे मेरे ख्याल में, और इस पे भी चर्चा हम कल ही करेंगे। ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। हाँ, क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। यूट्यूब पे मिलेंगे। हाँ, टेक केयर।